नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज मार्केट बहुत फ्लैट है, न इधर ऊपर जा रही न कम नीचे आ रही है। पिछले 2 दिन से नीचे है। आज क्या होगा हमें पता नहीं। आज मैं पेरिस में हूँ और अगले हफ्ते ही भारत वापस आऊँगा। अभी 12 बजे बज रहे हैं होंगे भारत में और इस समय मार्केट प्रैक्टिकली फ्लैट है और मार्केट ऊपर जाने का कोई संकेत नहीं दे रहा है। इसके बावजूद कि लिक्विडिटी को बड़े उत्साह मिला है, एक बूस्ट मिला है। आरबीआई ने कह दिया है कि 1 करोड़ तक लोन अगेंस्ट शेयर्स दिया जा सकता है। आरबीआई ने कहा दिया है बैंक्स प्लीज लेंड अगेंस्ट आईपीओ। इसके बावजूद मार्केट नीचे आ रही है। तो इसको देखते हुए किसी बड़े अफसर ने ये कह दिया कि जो आपकी पेंशन की पूंजी है एनपीएस, इसके साथ आईपीओ के जुआ खेला जाए। इसके आदेश के बाद एचडीएफसी और 2-3 ऐसे पेंशन फंड्स अपना डाइस रोल कर रहे हैं लेंसकार्ट की आईपीओ में। लेंसकार्ट अच्छा कंपनी है, इसमें कोई मुझे संदेह नहीं है। लेकिन जो वैल्यूएशन वो मांग रहा है वो 260 टाइम्स अर्निंग्स है। उसका नियरेस्ट कॉम्पिटिटर टाइटन है, जिसके पास अनेक डिविजन्स हैं। कंपनी प्रॉफिटेबल है। टाइटन आई प्लेस डिवीजन भी प्रॉफिटेबल है। ब्रेकनेक पेस में ग्रोथ नहीं कर रहा है और उस कंपनी का पी बाई रेशियो लगभग 80 के आसपास था जब मैं आखिरी बार देखा। आप ये वैल्यू करना चाहते हैं इस कंपनी को टाइटन जैसा डाइवर्सिफाइड कंपनी से 3 या 4 गुना ज्यादा। ये वैल्यूएशंस क्रेजी है। लिस्टिंग गेम्स में गेम खेला जाए, लेकिन जो एनपीएस का पैसा आपका लग रहा है एंकर इन्वेस्टर के रूप में लगा जा रहा है। इसका मतलब है लिस्टिंग गेम्स के बाद इमीडिएटली बेच नहीं सकते। कुछ होल्डिंग पीरियड है 6 महीने या 1 साल, उसके बाद ही बेचा जा सकता है। अगर मार्केट उस समय वीक रहा तो आपको आपका पैसा तो गया आराम से। मैं बोल रहा हूँ ताकि जब एनपीएस में इक्विटी ऑप्शंस था, पहले पीएफआरडीए ने सिर्फ निफ्टी 50 में उसको सीमित रखा, उसके बाद लार्ज कैप्स में सीमित रखा। लेकिन अब तो नए नए कंपनीज जो प्रॉफिट बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं, उसमें भी जुआ खेलने के लिए परमिशन दिया जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है, क्योंकि ये लाखों करोड़ों की लोगों की पेंशन की बात है और ये बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। जब तक लाभ बन रहा है सब लोग खुशी होंगे, लेकिन जब रिस्क एक्सपोज हो जाएगा और मार्केट गिरेगा तब सब लोग रोएंगे और सरकार को कोसेंगे। लेकिन जो मैनेजर को सेलेक्ट करना है आपका प्रॉब्लम है। आप रिस्क ले रहे हैं, आप इस रिस्क को समझें और ये मत समझें कि अगर आप एनपीएस में पैसा डाल रहे हैं वो सेफ है। दूसरी चीज के बारे में मैं बात करना था, वो सोना। सोना का दाम बहुत स्टेबल है, वो 4,000 के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। चाइना ने कुछ टैक्स इंसेंटिव्स को भी खत्म किया, फिर भी सोना में बड़ा फॉल नहीं था। सोना $4,000 यूएस डॉलर के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है। भारत में आज चेन्नई में 22 कैरेट गोल्ड 40 रुपया ऊपर उठा, 11,350 में है। तो हमारा जो रेंज मैंने लॉन्ग टर्म में कहा वही रेंज में है। 1,000 रुपया ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया। लगता है ये मार्केट स्टेबल होगा। अगर गिरना है तो 300-400 रुपया गिराएगा और 10,900 या 11,000 में सिमट जाएगा। इसका मेजर सपोर्ट क्या है? इसका मेजर सपोर्ट दी 3 चीजें हैं। पहले चीज ये है कि अमेरिका में बजट डेफिसिट एज एंटिसिपेटेड ज्यादा हो रही है। बिग ब्यूटीफुल बिल का इफेक्ट भी है। दूसरी चीज ये है कि अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन अभी भी जारी है। हम सब भूल चुके हैं, लेकिन वो कारण भी है। तीसरी बात है
कि फेड ने 0.25% रेट काटी और कुछ गवर्नर्स ने कहे हैं कि अगर फेड ने अगली बार भी 0.25 नहीं काटी तो अमेरिकन इकोनॉमी रिसेशन में जा सकती है। लेकिन जेरोम पोल तो ने सीधा कह दिया है, हमारे पास कोई डेटा नहीं है, जब तक डेटा आएगा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये रहा जेरोम पोल का बयान। तो इन सब के कारण और जो अमेरिका और यूएस की भारी टेंशन्स हैं, अभी तक ये टेंशन्स खत्म नहीं हुए हैं। जब ये टेंशन्स खत्म होंगे, जब हम तो उसके बाद में हम सोचेंगे। तो सारे फैक्टर्स गोल्ड के लिए स्ट्रांग हैं। सोर्सेस हमें बता रहे हैं कि इंडो यूएस ट्रेड डील किसी दिन भी आ सकती है। चब्बार एयरपोर्ट जो ईरान में भारत डेवलप कर रहा है, उसके लिए भी एग्जम्पशन मिल चुकी है। और भारत ने क्योंकि रशिया में सैंक्शंस डाल दिए, लुक ऑयल और रोसनसॉफ्ट ने क्रूड खरीदना कम कर दी है और रिलायंस ने तो बंदी कर दी है, क्योंकि वो अमेरिकन मार्केट्स के लिए फंडिंग और एक्सपोर्ट्स के लिए डिपेंडेंट है, तो उन्होंने बंद कर दी। सो जो ट्रेड डील आना है वो आ सकती है किसी भी समय। उस समय मार्केट में 100-200 पॉइंट की उछाल होगी, उसके बाद मार्केट से बढ़ जाएगी। अभी ये सब हो रहा है। भारत में जो न्यूज़ है, स्टॉक रिलेटेड न्यूज़, इसके बारे में हम विश्लेषण करेंगे। पहली बात ये है कि बजाज ऑटो ने कमाल का काम कर दिया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उन्होंने अपना पोजीशन स्ट्रांग किया है, स्ट्रेंथन किया है। टीवीएस को मार्क दे दी, पिप कर दी। कुछ नंबर से ही आगे हैं, बड़ा लीड नहीं है, लेकिन एक व्हीकल का लीड भी लीड ही है और ये तो अनेक व्हीकल्स का लीड है। सो बजाज ऑटो नंबर 1 है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स में। सितंबर और अक्टूबर में फेस्टिव सेल्स के कारण बजाज ऑटो की, चेतक की सेल्स बहुत बढ़िया थी। टीवीएस नंबर 2 पोजीशन में थी। चौथी पोजीशन में वोला शोला को चैलेंज करने वाला विडा निकला। लगता है अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होता है, 1-2 महीने में हीरो का विडा चौथी पोजीशन में पहुंच जाएगी और इसे ओला को पीछे ढकेल देगी। तो नंबर 4 और नंबर 3 हीरो का है, क्योंकि एतर का 45% स्टेक हीरो के पास है। तो हीरो 4+3 शुड बी ग्रेटर देन 1। तो हीरो भी अपना पोजीशन कंसोलिडेट कर चुकी है। जैसा मैंने आपको कई बार सालों भर कह रहा था कि इलेक्ट्रिक मार्केट्स में भी टॉप 3 यही रहेंगे, वो लोग आ गए हैं। एक ही महाशय, एक महारथी का प्रेजेंस अभी तक मार्केट में नहीं आया है, वो महारथी है होंडा। होंडा ने एक कल प्रेस रिलीज की, उसमें उन्होंने टू व्हीलर्स की बात नहीं की, लेकिन उन्होंने कहा है 2030 तक 30 नए कार मॉडल्स वो भारत में लॉन्च करेंगे। इसमें 7 या 8 एसयूवीज होंगे। तो मार्केट में अपना पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए होंडा कार लॉन्च कर रहे हैं। अमेरिका में एक ये बड़ा ब्रांड है, तो भारत में भी ये अच्छा ही करेगा। अगली न्यूज़ हम देखते हैं, एक है टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स की पैसेंजर व्हीकल्स में अपना पोजीशन बहुत बड़ा लेवल कंसोलिडेट कर ली है और सितंबर की मंथ में लगभग 74,000 गाड़ियां बेच चुकी है। ये नंबर 2 पोजीशन में अपने आप को कंसोलिडेट की है और महिंद्रा को लगभग 9,000 व्हीकल्स पीछे छोड़ दी है और हुंडई को 10,000 व्हीकल्स से पीछे छोड़ दी है। तो अब नंबर 1 में मारुति है, नंबर 2 में टाटास है, नंबर 3 महिंद्रास और नंबर 4 पे पहुंच गया है हुंडई। लेकिन इसमें ये भी देखना पड़ेगा कि मारुति की रिजल्ट्स आई है। सितंबर क्वार्टर में उनकी सेल्स 8% हुई है, लोकल सेल्स। लेकिन ओवरऑल रेवेन्यू बढ़ी है, क्योंकि उनकी ये अच्छी आई है कि एक्सपोर्ट्स 40% एक्स्ट्रा आई है। लेकिन
पहले क्वार्टर अगर दूसरे क्वार्टर को आप कंपेयर करें तो प्रॉफिट्स कम हुई हैं 10%। तो लगता है मारुति की जो तगड़ा होल्ड था भारत की मार्केट में वो लूसन हो रहा है। और अगर होंडा ने 30 व्हीकल्स को लॉन्च की है, सब प्लेयर्स प्रेशर में होंगे और इसमें सबका मार्केट निकल जाएगा। तो टीसीएस के बारे में भी न्यूज़ आई है। टीसीएस ने जो 5.5 बिलियन डॉलर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एक डेटा सेंटर बिल्ड करने की ऐलान की है पिछले 5 साल। ये उनकी प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन को अफेक्ट कर सकती है। लेकिन अगर भारत में कोई ऐसा अनाउंसमेंट आए तो हम मार्केट में उसे क्रश करते हैं। लेकिन अगर अमेरिका में कोई स्टॉक एनवीडिया का ना हो जैसा स्टॉक या एनी छोटा कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम लेती है तो उनका स्टॉक रॉकेट जैसा चला जाता है। एनवीडिया की फाउंडर ने $1 बिलियन का कैश अब स्टॉक बेच के कैश को अपने अकाउंट में डाल दी है। तो ओवरऑल देखें तो अमेरिका में मार्केट स्ट्रेच्ड है, भारत में भी स्ट्रेच्ड है। जो एफपीआईज हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, उन्होंने जुआ प्राइमरी इश्यूज में अपना पैसा डाला है, सेकेंडरी मार्केट से बाहर है। जैसा एमपीएस फंड्स गेम खेल रही है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी गेम खेल रहे हैं। लेकिन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स फॉरेनर्स की पेंशन मनी से खेल नहीं रहे हैं जैसा एनपीएस की कर रही है। तो सोना बहुत स्ट्रांग है, चांदी भी 2 रुपया ऊपर गई है, लेकिन वो 20,000 एक केजी का जो गैप है वो बरकरार है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।